गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th का हम थर्ड लेसन कर रहे हैं बेटा, जिनके लेखक हैं श्यामचरण दुबे जी। हमने कल तक किया था कि किस प्रकार से यानी कि उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से लोग अपना सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कैसी कैसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग में लाई हुई चीज़ों के बारे में, उनसे किससे प्राप्त करके उनका सुख का अनुभव कर रहे हैं, उनके जीवन में भी उनके साथ साथ में परिवर्तन जो हो रहा है उसके बारे में बताया था। अब कहें हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें कि अस्मिता का अर्थ क्या होता है, हमारी जो पहचान होती है, कि भारतवासियों की एक अपनी जो अलग पहचान होती है वो क्या होती है। परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है, समाप्त हुई है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम की सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। कि किस प्रकार से जो लोग होते हैं, जो भारतवासी जो लोग होते हैं, वे अपनी पहचान को छोड़ करके विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां जो होती हैं उनके मेलजोल के बारे में बता रहे हैं, मेलजोल से बनी हुई है, ठीक है, जिसे हम अस्मिता कहते हैं। कि वह कहते हैं कि इसके बारे में, इसकी हमारा ये गद्यांश है, इसके क्वेश्चन आंसर इसमें से क्या है। इसमें से पूछा गया है कि हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसे क्या तात्पर्य है, क्या बताया गया है। अस्मिता का शाब्दिक अर्थ है पहचान, अभी बताया गया था क्या है अस्मिता जो होती है, अस्मिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहचान करना। कि जो भारतवासी जो लोग होते हैं, वे भारतवासी लोग अपने एक सांस्कृतिक पहचान, उन भारतवासी लोगों की क्या अपनी एक अलग से पहचान मानी जाती है, और उन भारतवासियों की सांस्कृतिकता की पहचान अनेक प्रकार की जो हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं, उन सांस्कृतिक परंपराओं का आपस में एक मेलजोल खा रही है, और उसी मेलजोल की जो पहचान होती है उसी को हम भारत की सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। अगले है इसी में से बौद्धिक दास्ता किसे कहते हैं। बौद्धिक दास्ता से क्या अभिप्राय, कि किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से अधिक बुद्धिमान समझकर, कि व्यक्ति क्या करते हैं, बौद्धिक दास्ता वो होती है कि हम अपने आप को क्या मानने लगते हैं, मूर्ख है। किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें कोई बात बता दी है और उस दूसरे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ये तो बड़ा बुद्धिमान है, समझदार है। उसने जैसे कही, उसके बिना हमें कोई भी तरह सोचे समझे, उसने हमको जैसे बता दी कि आपको ऐसे ऐसी चीज़ों की कार्य करना, ऐसे कर लो। अगर कोई भी चीज़ हम उससे पूछते जिस चीज़ का हमें नहीं खुद पता होता, तो हमने क्या किया, उसे दूसरे व्यक्ति को बुद्धिमान जान करके उसकी बिना सोचे समझे विचार करके आलोचना करके जो का तो हमें उनके शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है। जैसा उसने कहा हमें जो का तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लेके है, ठीक है। कड़वी चीज जो चीजें तुमने जैसा भी बताया बौद्धिक दास्ता, उसको हमने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, जो का तुम स्वीकार कर लेना। उसी प्रकार का आचरण हमारा क्या कहलाता, बौद्धिक दास्ता कहलाती है। और इसी स्थिति में हम अपनी बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं, जो दूसरों की कथानुसार चलते हैं। इस बुद्धि का हम किसी प्रकार से कोई प्रयोग भी नहीं करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, बौद्धिक दास्तान। अब दूसरों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को हमने अपना लिया, लेकिन अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य नहीं किया है, वो होता रही हमारी बौद्धिक दास्तान। सांस्कृतिक उपनिवेश क्या है, कि जो किसी दूसरे देश को जीत कर हमें अपने देश में स्थापित करना, अपना प्रभुत्व उसके अंदर स्थापित कर लेना। जीता हुआ देश जीतने वाले देश का क्या बन जाता है, उपनिवेश बन जाता है। हमने यानी कि किसी भी देश को जीत लिया है, उस देश को क्या करना पड़ेगा, हमारे अनुसार कार्य करना पड़ेगा, वो हमारा उपनिवेश बन गया है, हम उनको जैसा कहेंगे वैसा ही उसको करना होगा। तो सांस्कृतिक उपनिवेश होगा कि जो देश किसी दूसरे देश के द्वारा जीता गया है और उसको क्या कर लिया, हमने अपने अधीन कर लिया है, उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा सांस्कृतिक उपनिवेश।
विजेता अपनी संस्कृति जीती हुई देश पर लाद देता है। जिस चीज को, जो भी संस्कृति हमने कैसे क्या करना है आपको, वो सारी की सारी संस्कृति किस पे डालता है, जिस देश को हमने जीता है उसके ऊपर डाल देता है। पराजित होने के कारण स्वयं को हीन समझकर हारा हुआ देश जीतने वाले देश की संस्कृति को अपना लेता है। कि जो देश हार चुका है और जिसने उसको जीता है उसको क्या करना पड़ता है, उसी देश की सभी प्रकार की जो संस्कृति हो, सामाजिक जो संस्कृति होते हैं, वो सारी के सारी उसको खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, बाकी और धर्म गीत आदि जो चीजें बातें होती है, वो सारी की सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, उसको अपनानी पड़ती है। इस प्रकार से विजेता देश संस्कृति की विजित द्वारा अपनाई गई सांस्कृतिकता का उपनिवेश हमें माना जाता है। अगला है छद्म आधुनिकता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। छद्म आधुनिकता कि छद्म आधुनिकता का विचार और व्यवहार से उनकी आधुनिकता, तर्कशीलता, वैज्ञानिकता, आलोचनात्मक सब कुछ क्या है, उनकी परखों में स्वीकार करना है, उचित करना है। जब हम अपनी आधुनिकता की वैचारिकता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम उसे फैशन के स्वरूप में भी उसे अपनाना पड़ता है, उसे हम छद्म आधुनिकता कहते हैं। आगे है कि जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज के अंदर जो दिखावा फैलेगा सामाजिकता, वैसे वैसे समाज के अंदर क्या हो जाएगी, अशांति बढ़ेगी। कि हमारी सांस्कृतिकता अस्मिता का हास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी संतुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का परिणाम कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले हो रहे हैं। ये हमारी भोग की आकांक्षाएं जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, आसमान को छू रही हैं। कि किस प्रकार से हम अगर किसी देश की देखा रेखी करेंगे तो उसमें क्या करेगी, समाज के अंदर तो क्या करेगी, अशांति तो फैलेगी ही, बुराइयां जो होती हैं वो तो फैलेगी ही। बनने की बजाय उनका जो आक्रोश होता है वह दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसमें जैसे कि जीवन स्तर में उत्पन्न अंतर से क्या हानियां हो सकती है, कि जैसे हमारे जीवन का जो स्तर होता है वो बढ़ता चला जाएगा तो उसमें फिर हानियां किस प्रकार से फैल सकती है। कि जीवन स्तर में बढ़ने वाले अंतर में चारों ओर क्या हो, आक्रोश और अशांति ऐसे फैली हुई है। और वर्तमान जीवन में हम उसमें क्या करते हैं, लोग आपस में क्या करते हैं, दिखावे की होड़ में लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, ईर्ष्या की भावना हो रही है। और जब ईर्ष्या की, भेदभाव की, घृणा आदि जो भावनाएं हो जाएंगी समाज के अंदर तो उसमें क्या होगी, समाज के अंदर शांति अशांति फैलती चली जाएगी। और आजकल का जो जमाना हो ऐसा ही चला रहा है, अब सभी व्यक्ति क्या होते हैं, हर एक व्यक्ति को आपस में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लक्ष्य भ्रम से क्या तात्पर्य है, इससे क्या होगा। लक्ष्य भ्रम का अर्थ है लक्ष्य को ठीक से न पहचानना। हम हमारा अपना क्या उद्देश्य है, हमारा अपना क्या लक्ष्य होता है, हम उसको ठीक प्रकार से नहीं पहचान पाए, इधर उधर क्या भटकते रहना। इस भ्रम के आक्रोश में मनुष्य अपने उद्देश्य से भी भटक जाता है। ठीक है, उसको पहचान ठीक से जब उसे पहचान नहीं पाता है वो, और वह इधर उधर क्या करता रहता है, भटकता रहता है, तो उस समय वह अपने उद्देश्य से भी भटक जाता है और केवल भोग विलास को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मान रहा है। इसे प्राप्त करने में उन्हीं के दुख दृढ़ता आपस में रहती है। झूठी तुष्टि क्या है, इसका क्या परिणाम निकला। झूठी तुष्टि क्या है, इसका क्या परिणाम निकला। झूठी तुष्टि से तात्पर्य है अक्षणिक सुख अथवा अस्थायी सुख की अनुभूति से, कि मनुष्य जब झूठे सुख को सच्चा मान कर बैठते हैं, जो झूठा सुख ये बताता है कि झूठा जो सच होता है, झूठ को क्या कहता है, सच मान लेता है, उसको अपना मुख्य उद्देश्य मान लेता है,
तो उसे वास्तविकता सुख अथवा का आभास नहीं होता, उसे वास्तविकता का आभास नहीं हो पाता जब वो ऐसा करता है। तो वह सदा भौतिक जो सुख साधनाएं होती हैं, उन भौतिक सुख साधनाओं को प्राप्त करने में और उन्हें सुखपूर्वक दृढ़ता व्यतीत करने में लगा रहता है। झूठी तुष्टि, इसका परिणाम भी हमारा गलत निकलता है, इससे हमें किसी प्रकार का कोई भी लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब बताइए इसमें कि व्यक्ति केंद्रिकता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। कि जब मनुष्य सुख ने पाकर की ने सोच करके केवल अपनी जो सुख सुविधाएं होती हैं, ठीक है, किसी प्रकार का दूसरे व्यक्ति का भला नहीं सोचता, केवल वह अपनी सुख सुविधाओं के साधन जो होते हैं उनको जुटाने में लगा हुआ होता है, उसके क्या कहते हैं, भोग कहते हैं। समाज कल्याण के स्थान पर वह अपना क्या करता, अपने कल्याण के बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि हमें समाज के भले के बारे में सोचना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए। सिर्फ उसमें क्या करता है, वो केवल अपने अपने भले के बारे में सोचता रहता है। और उसमें क्या करता है, तब मनुष्य आत्म केंद्रित हो जाता है और अपने स्वार्थ से लिप्त होने के कारण वह व्यक्ति केंद्रिकता भी उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये हमारे गद्यांश के क्वेश्चन आंसर है। आगे बताएं, गांधी जी ने कहा था कि हम समस्त सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने खिड़की दरवाजे खुले रखें। कि गांधी जी ने भी ये बात कही कि हम अपनी सांस्कृतिकता के लिए अपने खिड़की दरवाजों को खुला रखना है, अपनी बुनियादी पर अपने कायम रहना है, हमें अपनी दृढ़ निश्चय पर रहना है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती मानी गई है। इसमें से जैसे गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि हम अपनी अन्य जो संस्कृतियां की जो अच्छी बातें होती हैं उनको क्या कर रहे हैं, अच्छी बातें ग्रहण करते हुए संकोच नहीं करना चाहिए, हमें तथा उनकी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छी जो बातें होती हैं उनको हमें सीख लेना चाहिए, अपने जीवन में उनको प्राप्त कर लेना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति किसे और क्या खतरा है कि उपभोक्तावादी संस्कृति से हम भी क्या बन जाएंगे, उपभोक्तावादी ही बन जाएंगे तथा भविष्य में अपनी परंपराओं तथा सांस्कृतिक जो चीजें होती हैं उनको अपनी विरासत में खो देंगे। दरवाजे खिड़की खुले रखने से क्या तात्पर्य माना गया है कि दरवाजे खिड़की खुले रखने से तात्पर्य है कि हमें खुले मन से किसी की बात सुननी चाहिए कि हम अपने खुले मन से किसी की जो बात होती है तो वो क्या कहते हैं, सुननी चाहिए उसको, अथवा किसी प्रभाव से प्रभावित होकर के उसे हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए किसी के प्रभाव से। ठीक है, ये हमारे 5 गद्यांश थे जिनके क्वेश्चन आंसर हैं। अब हमारे क्वेश्चन आंसर और हैं, जैसे इसमें था हमारा कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। कि आज की उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वे हमारे दैनिक जीवन में को बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। कि लोग प्रत्येक वस्तु को क्या कर रहे हैं, विज्ञापनों से प्रभावित होकर के उन चीजों को खरीदते ही जा रहे हैं। वे उसके गुण जो अवगुण होते हैं उनको नहीं देखते, उन पर विचार किए बिना उस वस्तु के प्रचार से ही प्रभावित हो जाते हैं। ये चीज अच्छी है, अच्छी ब्रांडेड है, क्वालिटी ऐसी है, ऐसी तो उस चीज को हम क्या करते, सोचते समझते ही नहीं, सिर्फ क्या कर लेते हैं, कई बार हम उसे प्रभावित हो जाते हैं और भौगोलिक वस्तु खरीदने में अपनी विशिष्टता का अनुभव करते हैं और उस चीज को हम क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। कि गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि वे चाहते थे कि हम
अपनी जो परंपराएं होती हैं, अपनी परंपराओं को दृढ़ रहें, अपनी परंपराओं पर नियम रहें, हमारा दृढ़ निश्चय रहे तथा नवीन सांस्कृतिक मूल्यों को अच्छी प्रकार से जांच परख सकें। जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको हम समझ सके, देख सके, अच्छी प्रकार से उनको स्वीकार भी कर सके और बिना सोचे समझे कोई भी हमें अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, उस चीज को नहीं करना चाहिए। नहीं तो यदि हमने ऐसे बिना सोचे समझे यदि हम ये कार्य करते हैं तभी क्या होता है, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो हमारे जीवन में चुनौती इसलिए कहा गया है। अभी बताया था कि सांस्कृतिक अस्मिता से क्या भी पराए हैं, कि सांस्कृतिक अस्मिता क्या होती है, हमारी एक पहचान होती है। ठीक है, इससे अपनी संस्कृति की पहचान से ही हम भारतवासियों की ही अपनी एक पहचान है कि हमारे अपना जो खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन, कौन सी धार्मिक की जो चीजें होती हैं उनको हम अपना रहे हैं। वो क्या करती हैं, पहचान होती है कि हिंदू लोग ऐसे इसी धर्मों को अपनाते हैं। ठीक है, मुस्लिम, सिख, जो ईसाई होते हैं वो ऐसे धर्मों को अपना रहे होते हैं। तो वह कहते हैं कि अपनी एक सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है कि हिंदू लोग, मुस्लिम है, मुसलमान हैं, जो भी चीज होते हैं, क्योंकि हर जाति के लोग अपने अपने धार्मिक जो तत्व होते हैं सभी अपने धार्मिक तत्वों को अलग अलग प्रकार से पहचान रहे, देख रहे हैं। और पहचान विभिन्न भारतीय संस्कृति के मेलजोल से बनी हुई है और इसी से जुड़ी संस्कृति का नाम हमने इसको सांस्कृतिक अस्मिता दिया है। इस पर कभी भी दूसरों की दृष्टि से क्षीण अवश्य किया गया है, लेकिन हम उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये होता है कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है हमारा कि सांस्कृतिक अस्मिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, हम बौद्धिक दासता के शिकार किस प्रकार हो रही है, कि बौद्धिक जो दासता है उसके शिकार हम दिन प्रतिदिन कैसे होते जा रहे हैं। कि बौद्धिक दासता से क्या अभिप्राय है, बौद्धिक दासता बताएगी थी वह होती है कि दूसरे व्यक्ति को हम बुद्धिमान समझकर उसकी बातों को, उनकी चीजों को अपना लेते हैं, बिना तर्क के, सोच विचार के, बिना किसी प्रकार की आलोचना करे हम ज्यों का तो उन्हें क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जब हमने उस चीज को स्वीकार कर लिया है तो उसी प्रकार से हमारा जो आचरण होता है, आचरण करना आरंभ कर देता है। किस प्रकार का हमारा जो व्यवहार होता है उस पर इफेक्ट होता है। तो दूसरे देशों के उत्पादकों का उपयोग उनके अनुसार हमें क्या लगता है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। इस स्थिति में हम अपनी बुद्धि का क्या है, बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। उस समय हम अपनी बुद्धि के बारे में नहीं सोचते, सोच विचार करके कि यह व्यक्ति ने ये जो हमें बता रहा है क्या वो हमारे जीवन के लिए वो चीजें अच्छी हैं या नहीं है। तो ऐसा कार्य नहीं करने चाहिए। हमें अपनी से बढ़कर ये नहीं मानना चाहिए कि सब कुछ ये बुद्धिमान है, इसको सब कुछ ज्ञान है। नहीं, उस चीज का हमें भी ज्ञान है। यदि हम सोचने समझने की क्षमता वो हमें भी है। तो इस प्रकार हम व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते बल्कि दूसरे की बुद्धि का प्रयोग करते हैं और वो हमारी बौद्धिक दासता ही कहलाती है। हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश कैसे बन रहे हैं, कि सांस्कृतिक उपनिवेश से हमारा अभिप्राय है किसी देश के द्वारा दी गई अपनी जो संस्कृति होती है, ठीक है, अपनी संस्कृति को दूसरे देश पर लाद देना। किस देश पर लाद देना, अब उन देश ने जिस देश को जीता था, वो जीता हुआ जो देश होता है सारी की सारी जो जिम्मेवारी होती है वे उस पर डाल देते हैं और वो लोग, उस देश के लोग क्या करते हैं, उनका गुलाम बनकर उनको रहना पड़ता है। उनके खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन, जो सांस्कृतिक जो चीजें होती हैं सारी की सारी क्या करनी पड़ती है, उनको उन्हीं की अपनानी पड़ती है, अपनी नहीं अपनानी पड़ती, क्योंकि उन्होंने उन देश को जीत रखा है, गुलाम बना रखा है। तो वो जैसा चाहेंगे वो तो वैसा ही करना होगा। प्रभावित हो रही है। लगभग 200 सालों में अंग्रेजों का गुलाम रहा होगा, कि जिस पर हमारा जो भारत होता है, ये भारत क्या था, 200 सालों तक अंग्रेज लोगों का गुलाम बना रहा था। हमने कभी भी अपनी आज़ादी के बारे में कभी पहले नहीं सोचा। जो बड़े बड़े राजा महाराज जब हुआ करते, उन्हें अपनी सांस्कृतिकता के बारे में सोचा ही नहीं।
तो इसका भी हमारे लोगों पर, पश्चिमी सांस्कृतिकता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे देश के आज़ाद होने पर भी अपनी मानसिकता नहीं बदल पाए। अब वो क्या कहते हैं, हमारा देश आज़ाद हो चुका है लेकिन अपनी मानसिकता जो होती है भी नहीं बदली। हमारे रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, कुछ चीज़ें अब आज भी हम अंग्रेज लोगों के अपनाते आ रहे हैं। आज भी हमारी जो सब पश्चिमी जो सभ्यता होती है, उस पश्चिमी सभ्यता का क्या है को भूलते ही जा रहे हैं और अपनी दौड़ में अन्य देशों से बिछड़कर पश्चिम सांस्कृतिकता के उपनिवेश बनकर रह गई है। जीवन स्तर के अंतर के बढ़ने से समाज की स्थिति कैसी हो गई है? कि जीवन स्तर के अंतर में बढ़ने से समाज के वर्गों में भी क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है। जब हमारे जीवन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा तो हमारे समाज का जो वर्ग है उसमें भी दूरियां प्रतिदिन आएगी। उनमें चारों ओर क्या हो जाएगा, आक्रोश, क्रोध, अशांति आदि फैल जाएंगी समाज के अंदर। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगता है तो उसमें क्या होगी, उसमें तो हमारे समाज के अंदर अशांति फैलेगी। वर्तमान समाज में जैसे जैसे यह जो दिखावे होते हैं कि अपनी संस्कृति फैली है, वैसे वैसे सामाजिक अशांति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण एक दूसरे को क्या है, नीचा दिखाना है, उसकी प्रवृत्ति को बढ़ाना है। ईर्ष्या की भावना से समाज में क्या हो रही है, अशांति बन रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है कैसे, कि ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका होता है, इंपॉर्टेंट है कि जब मनुष्य का स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो जाता है तब मनुष्य समाज के सुख को नहीं सोचता है। केवल उस समय क्या करता है, अपनी जो सुख सुविधाएं होती हैं उसमें वो क्या करता है, उसको जुटाने में लगा हुआ होता है। सिर्फ उसमें केवल वो इतना स्वार्थी हो चुका है, केवल अपने भले के बारे में सोचता है, समाज के भले के बारे में वो नहीं सोच रहा है। वह समाज कल्याण के स्थान पर केवल अपने कल्याण के विषय में बताया था सोचता है। उसे दूसरों से कोई मतलब रहता ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं। वह केवल अपने लिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा हो सकता है, सिर्फ उसको उसके बारे में सोचता है। इसलिए क्या है कि इसी स्वार्थी सोच ने परमार्थ की भावना को भी समाप्त कर दिया है। अगला है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति के विषय में क्या कहा था? कि गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति के विषय में कहा था कि हमें अन्य प्रकार की जो संस्कृतियां होती हैं या जो अच्छी बातें होती हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए। उनको ग्रहण करने में हमें किसी प्रकार का संकोच भी नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी जो परंपराओं का भी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति को संपूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और इसे करते करते हम जो सामाजिक जो मूल्य होते हैं उन सामाजिक मूल्यों को भूल जाते हैं और दूसरों पर हम निर्भर रहने लग जाते हैं। तो इससे उपभोक्ता संस्कृति से पहले हमें सचेत रहने चाहिए, कर दिया जाता है। इनमें से कौन सी पुस्तक श्यामचरण दुबे द्वारा रचित है? संस्कृति के 4 अध्याय, मानव संस्कृति कौन सी लिखी गई थी? संस्कृति के 4 अध्याय लिखी गई थी। लेखक ने के अनुसार अब सुख किसके भोग से निकलता है, भोग से मिलता है, उपभोग से मिल रहा है, यानी कि उपभोग से मिलता है हमें। किसकी भीड़ चमत्कार कर देने वाली है? सौंदर्य जो प्रशासन होते हैं, सौंदर्य प्रशासनों की भीड़, अच्छी चीजें वो चीजें हमें दिखाई देती हैं जो हमारे केवल हमारे जीवन के अंदर भी जो चीजें परिवर्तन ला सकती हैं, वो चीजें हमारी, वो सौंदर्य प्रशासन। संप्रभात महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की सौंदर्य सामग्री का होना आवश्यक माना जाता है?
30 की जो महिलाएं होती हैं वे तरह तरह की का प्रयोग करती हैं, सुंदर सामग्री का प्रयोग करती हैं, तरह तरह के आइटम अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखती हैं। तेल्स वगैरह होता है, कोई क्रीम्स वगैरह होती हैं, अब बालों को संवारने की चीज़ें, यानी कि तरह तरह के जो आइटम होते हैं वो रखती हैं। लेखक से परफ्यूम मंगवाने के लिए क्या कर रहा है कि मुझे परफ्यूम कहाँ से मंगवाना है, कि मुझे तो परफ्यूम में भी कहाँ से, पेरिस से मंगवाना है, उसके बारे में बताना है कि वहाँ का यानी कि अच्छा है। यानी कि लोग आजकल क्या कर रहे होते हैं, महंगी जो चीज़ होती है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है कि उसकी चीज़ भी यानी कि अच्छी है। कभी यानी कि अपने शरीर के अंदर पसीना आने के लिए अलग से परफ्यूम्स वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है, खुशबू लेने के लिए, त्वचा को कोमल बनाने के लिए। मैं कहती पता नहीं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें चली हुई हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से। भारत के किस संस्कृति के तत्व पहले भी रहे थे? कैसे संस्कृति के तत्व रहे हैं पहले? सामंती जो लोग होते हैं उनके रहे हैं। हमारी परंपराओं का क्या हुआ है? कैसी परंपराएं हैं हमारी परंपराओं का क्या हो चुका है? अवमूल्यन हो चुका है, ठीक है। हमारी अवस्थाओं का क्या हुआ है? शरण। हम भारतवासी हमारी परंपराओं का क्या हो चुका है? अवमूल्यन हो चुका है। हमारी आस्थाओं का क्या हुआ? शरण समाप्त होती जा रही है हमारी। हम पश्चिम के कैसे उपनिवेश बनकर रह गए हैं? बताया था पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रही है कि पश्चिम की सांस्कृतिकता को हम अपनाते चले आ रहे हैं। उपनिवेशता को हम आधुनिकता के कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं? झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं। हम किसकी अंधी प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं? यानी कि प्रतिस्पर्धा किसकी मंदी में दौड़ रहे हैं? प्रतिष्ठा की सफलता में दौड़ते जा रहे हैं। सम्मोहन और वैश्वीकरण की स्थिति किस में मानी गई है? विज्ञापन में। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का क्या हो रहा है? पतन, समाप्त हो रही है। उपभोक्ता संस्कृति हमारे किसी नींव को कैसे करती है? सामाजिकता के कारण। जिस इसमें बताया कि अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में कि लेखक ने क्या संभावना की थी कि अमेरिका और यूरोप में लोग की बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो उस समय वो क्या करते, पहले भी अपना जीवन सुखपूर्वक क्या करें, व्यतीत कर रहे हैं, और लेकिन मरने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, मरने के बाद भी उन्हें सुख सुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं, विश्राम की इसमें निश्चित कीमत लगाते हैं। यानी कि वे अपने साथियों को पहले से ही क्या बताते हैं कि यदि हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय हमारे उस मृत्यु के समय में किस प्रकार से हमारे उस कब्र को सजाना है, कैसे किस प्रकार के फूलों का प्रयोग करना है, छोटी छोटी क्यारियां बनाकर तरह तरह के फूल लगाने हैं, उनकी खुशबू उत्पन्न हो सके। वो चीजें अमेरिका में लोग देखो पहले से ही कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन हम जो भारतवासी लोग तो नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि हम तो उन पे ऐसे पैसा नहीं बर्बाद कर सकते, खत्म कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि जैसे ही यूरोप अमेरिका में जब ये चीजें उचके धीरे धीरे ये क्या है, हम भारतवासी भी ऐसी सांस्कृतिकता को कुछ समय के बाद क्या करेंगे, अपनाएंगे। अगले हैं विजय सिंह। आज समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मानदंड क्या था? उनकी अपना प्रतिष्ठा का एक चिन्ह होता है, उनके अपने मान होती है, सम्मान नहीं है। आज के समय में व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी केवल दिखावे में अधिक से अधिक सामान होता है। जो 1 रुपए का सामान 100 रुपए में खरीद सकता है, उनकी अपनी पसंद होती है, उनके फैशन अनुसार बदलती रहती है। यही आज के समाज की प्रतिष्ठा में मारे जाते हैं और लोग अपना संरक्षण भूलते जा रहे हैं।
तो बेटे हमारे जो ये क्वेश्चन आंसर हैं ये हमारे गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर हैं, साथ साथ में आपके करवा दिए गए थे। तो ये हमारे क्या होने चाहिए आपके, ये हमारा 9th का 3rd लेसन आज कंप्लीट हो चुका है। उपभोक्तावाद के जो संस्कृति हैं ये हमारा राइट प्लस लर्न होना चाहिए।